नमस्कार। आज के इस प्रयोगात्मक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। आज हमारा विषय है पवन मुक्तासन भाग 3। इससे पहले की कक्षा में आप पवन मुक्तासन भाग 1 और भाग 2 सीख चुके हैं। हमारे योग विशेषज्ञ श्रीमती अनीता पंडा ने भाग 1, डॉक्टर इंद्राणी द्विवेदी ने भाग 2 आप लोगों को अच्छे से बताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसका अभ्यास कर भी रहे होंगे। आज हम चलते हैं तीसरे अभ्यास की ओर। पवन मुक्त आसन। पवन मीन्स हवा या प्राण, मुक्त मीन्स रिलीज, बाहर निकालना। आसन एक विशेष शरीर की अवस्था। इन अभ्यासों के द्वारा जहाँ पर भी शरीर में कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है पवन मुक्त आसन। लेकिन भाग 3 करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप भाग 1 और भाग 2 का अच्छे से अभ्यास कर लें। जब उसमें पूर्णतः निपुणता आ जाए तब आप भाग 3 का अभ्यास करें। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत अच्छे ढंग से प्रभावशाली ढंग से इसका अभ्यास करने से निश्चित तौर पर हमें काफ़ी लाभ मिलता है। भाग 3 की विशेषता ये है कि इसमें जो भी आसन है, कुछ ऐसे आसन हैं जैसे कि नौका संचालन। तो इसमें भाग 3 में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो कि हम नौका संचालन है या चक्की चाल आसन है, इन अभ्यासों को हम देखते हैं। चक्की चाल आसन खासकर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है महिलाओं के लिए, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। ये यूट्रस का बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इन अभ्यासों को नियमित रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं इन अभ्यासों की ओर और देखते हैं कि किस तरह से इन अभ्यासों को किया जाता है। आप सभी तैयार हैं? इसके लिए सबसे पहले दंडासन में बैठें और इन अभ्यासों का हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम दंडासन में बैठते हैं। दोनों हाथ कमर के पास बगल में, दृष्टि सामने की ओर, कंधे ढीले, सहज और सामान्य। मैं आपका परिचय भी करा दूं कि हमारे साथ आज जो 2 प्रतिभागी हैं जो विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं, दोनों ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बीएससी योग के छात्र हैं। इसमें पहले हैं श्री पेमा जी, जो कि तिब्बत में के रहने वाले हैं और यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, और दूसरे हमारे श्री चंद्र प्रकाश जी। मैं आप दोनों का धन्यवाद भी देता हूँ कि आप विशेष रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। अब हम प्रारंभ करते हैं अभ्यास को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास हैं और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। अगर आपको कहीं कोई इसमें समस्या आ रही है तो उसको प्रश्न के द्वारा आप पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रज्जु कर्षण आसन को। रज्जु का मतलब होता है रस्सी। जिस तरह से कुएं से प्राचीन काल में पानी खींचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते थे, उसी को इस अभ्यास में शामिल किया गया है। इसके लिए हम तैयार होते हैं। धीरे से दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लें। यह प्रारंभिक स्थिति है। आंखें सामान्य तौर पर खुली रहेंगी। भावना करेंगे कि हमारे सामने एक रस्सी लटक रही है। उस रस्सी को हमें खींचना है और इस प्रकार से खींचना है कि वह रस्सी सामने कुएं से पानी को निकालने के लिए
प्रयुक्त हो रही है। श्वास धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, अपने आप को सामान्य करते हैं। इस अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। धीरे से अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हैं, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दूसरे हाथ को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस अभ्यास को दोहराते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों योगाभ्यासी इसको कर रहे हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आ रहे हैं। धीरे धीरे गति थोड़ी सी बढ़ाते हैं। इस अभ्यास को प्रारंभ में 5 से 10 बार करते हैं। अभ्यास करते रहें हमारे साथ साथ। बहुत अच्छा। पूरा ध्यान अपने मसल्स पर, श्वासों पर। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, अभ्यास को कर रहे हैं। अभ्यास को पूरा कर आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथों को पीछे करके अपने आप को रिलैक्स करने का प्रयास करें। योगाभ्यास की सबसे खास बात है कि इसमें प्रत्येक अभ्यास के बाद आपको शरीर को थोड़ी देर के लिए शिथिल करना चाहिए, विश्राम देना चाहिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। इनहेल, एक्सहेल। बहुत धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार करें। अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य करने का प्रयास करें। एक अनुज जी ने एक प्रश्न किया है कि सर जी, इस आसन को गर्भवती महिलाएं और मासिक धर्म चक्र में भी कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि मासिक धर्म के समय किसी भी अभ्यास को महिलाओं को नहीं करना चाहिए, परंतु गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं। और जो भी गर्भवती महिलाएं इस अभ्यासों को रेगुलर करती हैं, उनको नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। इसलिए ये अभ्यास और ख़ासकर चक्की चाल आसन अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये आपका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास के लिए। अगले अभ्यास के लिए हम तैयार होते हैं। गत्यात्मक मेरु वक्रासना। रेडी फॉर द गत्यात्मक मेरु वक्रासना। अपने पैर को धीरे से, बाएं पैरों को फिर दाएं पैरों को, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट का स्थान ले लें। इस अभ्यास के लिए हम तैयार हो गए हैं। प्रारंभ करते हैं। रेडी। दोनों धीरे से दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर ले आएं। इसमें अपने एक हाथ को दूसरे पैर को टच करना है। प्रारंभ करें। दाएं हाथ की उंगलियों से बाएं पैर को, तलवे को पकड़ते हैं। दोनों हाथ स्ट्रेट यानी कि सीधे रहेंगे। बहुत अच्छा। मध्य अवस्था में आ जाएं। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस अभ्यास को 5 से 10 बार करते हैं। आप देखते रहें और हमारे साथ करते रहें। 1 2 3 4 5 6। थोड़ी सी गति को और बढ़ाते हैं। 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को आगे मिला लें, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और अपने आप को रिलैक्स करें।
इस तरह से अपने आप को इस अभ्यास में रिलैक्स करते हैं। क्लोज योर आइज़, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराते हैं। कुछ अभी आपके एक बहुत अच्छे प्रश्न भी आया है कि क्या इसको बैक पेन में कर सकते हैं। कर सकते हैं, परंतु ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा इसको झटके के साथ नहीं करना है। शिथिल ढंग से आराम से करेंगे तो काफ़ी अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि इस आसन का लाभ भी यही है कि जितने भी हमारे पीठ में मसल्स में कहीं भी अकड़न जकड़न है उसको ये दूर करता है, स्टिफनेस। तो उसके लिए ये सबसे अच्छा अभ्यास है। लेकिन अगर बैक पेन बहुत ज़्यादा हो तब इस अभ्यास को नहीं करना है। अगले अभ्यास के लिए हम तैयार होते हैं। अगला अभ्यास है चक्की चाल आसन। इसके बीच में आपको पुनः एक बार स्मरण करा दें कि इन अभ्यासों को करने से पहले भाग 1 और भाग 2 के अभ्यासों को अच्छी तरह से कर लें तो ये ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। अगला अभ्यास हम करते हैं चक्की चालासन। चक्की चालासन के लिए अपने पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का फासला कर लें। सबसे पहले बाएं पैर को, फिर दाएं पैर को इस तरह से रखते हैं। दोनों हाथों को सामने करते हुए उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें और इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बाएं पैर को टच करते हैं, सांस लेते हुए, सामने झुकते हुए। वेरी गुड। और इस तरह से इस अभ्यास को करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा। संजीव जी का एक प्रश्न है, सर इसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में कर सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी अभ्यास जो आपको करना है, पहला तो ये कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहले किसी योग एक्सपर्ट की देखरेख में करें। दूसरा, आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर करें। और अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें आपको किसी भी अभ्यास को करने को मना किया जाता है, खासकर ये सब अभ्यास, क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बनाई गई है। अगर हमें कोई भी बीमारी या व्याधि है तो सबसे पहले हम अपने योग चिकित्सक और जिस डॉक्टर से हम सलाह ले रहे हैं पहले उसकी सलाह ले लें, उसकी देखरेख में करें। क्योंकि योग के बारे में कहा भी गया है कि देखा देखी कीजिए योग, छीजे काया बाढ़े रोग। अर्थात अगर हम योग को देख कर रहे हैं, बिना किसी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, तो छीजे काया यानी शरीर में कोई विकृति आ जाएगी और बाढ़े रोग, और कई प्रकार के रोग बढ़ सकते हैं और शरीर विकृत हो जाएगा। इस अभ्यासों को करते हुए आपने देखा होगा कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही यहाँ के विद्यार्थी हैं और बहुत ही एक्सपर्ट हैं। प्रारंभ में जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, एक बार वो कैसे करेंगे इसका अभ्यास भी हम कर लेते हैं। इसी अभ्यास को पुनः करते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर ले लें, अपने दोनों हाथ की उंगलियों को लॉक कर लें। इसमें ध्यान देना है कि कोहनी मुड़ेगी नहीं, बहुत हल्का सा हम इस अभ्यास को करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं झुकेंगे, थोड़ा सा और कम झुक के, आप लोग एक्सपर्ट हैं इसलिए बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं। इसमें थोड़ा सा झुकते हुए जितना हम पीछे जा पाएँ थोड़ा पीछे जाते हुए फिर धीरे धीरे आगे आने का प्रयास। प्रारंभ में इतना करें, जब ये अच्छे से हो जाए तब थोड़ी सी और बेंडिंग बढ़ाते हुए श्वास को छोड़ते हुए आगे करें। और जब 1 से 2 महीना हो जाए और आपको लगता है कि आपकी बेंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, तब इसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम रिलैक्स करते हैं। प्राचीन काल में घरों में चक्की होती थी और उसका नतीजा था कि महिलाओं को कोई भी समस्या नहीं रहती थी। इसी सब को ध्यान में रखते हुए कि आधुनिक समय में इतना व्यस्त जीवन है, महिलाएं भी काम पर जाती हैं,
जॉब में हैं उनके पास घर के लिए बहुत कम समय रहता है और घर में बहुत से ऐसे उपकरण भी आ गए हैं, जैसे मिक्सी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। इन सब के कारण आज शरीर को कम से कम मूवमेंट दिया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं हो रही हैं, जॉइंट पेन वगैरह हो रहे हैं। इसलिए अगर हम इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर हम भविष्य में आने वाली कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और दीर्घायु रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है चक्की चाल आसन। इसके बाद है नौका संचालन आसन। नौका संचालन आसन के लिए तैयार होते हैं, दोनों पैर आपस में मिले हुए सीधे हैं। इसमें हम भावना करेंगे कि हम एक नाव में बैठे हैं और नाव को चला रहे हैं। नाव को चलाने के लिए हमारे दोनों हाथों में चप्पू है, उस चप्पू से हम नाव को खे रहे हैं या नाव को चला रहे हैं। इस तरह का अभ्यास करना है। श्वासों की प्रक्रिया वही रहेगी। जब भी हम आगे झुकते हैं श्वास को निकालना है, पीछे जाते हैं श्वास को लेना है। इस नियम का पालन करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। जब भी हम ट्विस्टिंग करेंगे, शरीर को घुमाएंगे तो श्वास निकालना है। मध्य अवस्था में यानी प्रारंभिक अवस्था में आते हुए श्वास को लेना है। इन नियमों का हम पालन करते हुए अभ्यास को करेंगे तो निश्चित तौर पर ये अभ्यास हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होंगे। प्रारंभ करते हैं अभ्यास को। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, प्रारंभ करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ। योगाभ्यास में एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग जितनी कर रहे हैं उतनी ही बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं। एक डायरेक्शन में अगर हम हाथ को क्लॉकवाइज जितना घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी हमको उतना ही अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की समस्याओं से हम ग्रसित हो सकते हैं। इस तरह से श्वास निकालते हुए इस अभ्यास को आगे की तरफ और श्वास लेते हुए पीछे की तरफ इस अभ्यास को करते हैं। योगेश जी का एक प्रश्न आया है, सर इसको सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर कई बार ऐसा होता है कि हमारी नाइट ड्यूटी है तो हम सुबह सुबह घर पहुंचते हैं, तो इन अभ्यासों को कब करें? वैसे सबसे अच्छा समय तो प्रातःकालीन है। फ्रेश होने के बाद स्नान ध्यान करके इन अभ्यासों को करें तो बहुत बेहतर है। लेकिन किसी कारणवश अगर हमें समय नहीं मिल पाता है तो हम इसको दोपहर या शाम को भी कर सकते हैं। बस जो कुछ विशेष नियम हैं उनका पालन करते हुए कि खाली पेट होना चाहिए और जिस जगह पे हम कर रहे हैं वहाँ पे खुला वातावरण हो। अगर हम कमरे में भी कर रहे हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो, यानी हवा शुद्ध आ रही हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इस अभ्यासों को कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन अभ्यासों को हम अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने आप को काफ़ी अधिक स्वस्थ और बेहतर बना रहे हैं। अभी जो आपने अभ्यास किया नौका संचालन, इसका लाभ ये है कि यह एक सकारात्मक प्रभाव डालता है हमारे पेल्विक और एब्डोमेन रीजन में, और इस क्षेत्र में कोई भी अगर एनर्जी ब्लॉक है तो उसको ये दूर करता है। और इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली अभ्यास है। इसको करने का प्रयास करना चाहिए। किसी को अगर कब्ज की समस्या है तो वो भी इन अभ्यासों को नियमित करे तो कुछ ही दिनों में उसका कब्ज भी ठीक होने लगता है। वास्तव में हम सोचते हैं कि ये अभ्यास केवल शरीर के किसी एक विशेष अंग पर भी ही प्रभाव डाल रहा है। ऐसा नहीं है। ये अभ्यास हमारे पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं, हिस्से हैं, सभी पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और उसको निरोग और स्वस्थ रखने में सहायक होता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इस समय कोविड-19 के कारण कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक
व्याधियां हो रही हैं, और सबसे बड़ा कारण भी है कि लोग घरों में रह रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस कारण मानसिक समस्याओं के कारण कई बार शरीर पर भी कई प्रकार के लक्षण उभरते हैं। और दूसरा, बीमार होने का एक कारण और भी है कि हम अंग्रेज़ी दवाइयों को बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसके कारण भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगले अभ्यास के लिए हम तैयार होते हैं। काष्ठ तक्षण आसन। टेक पोजीशन फॉर दैट। धीरे से अपने पैरों को मोड़कर घुटनों पे दोनों हाथ को रखते हुए बैठ जाएं। अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। इसमें भावना करें कि आपके हाथ में एक कुल्हाड़ी है, उससे लकड़ी को काटना है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पूरी आवाज़ के साथ ज़मीन पे हाथों को मारना है कि लकड़ी सामने है, उसको काटना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। इस अभ्यास को हम प्रारंभ करते हैं। श्वास लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए इसको करना है। एक अभी प्रश्न आया है, हम खाने के कितने समय बाद कर सकते हैं? किसी भी योगाभ्यास को खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद करना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद आमतौर पे हमारा आमाशय खाली हो जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए हमें इन अभ्यासों को करना चाहिए। इसमें भी भोजन की प्रकृति कैसी है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जिस तरह के शरीर में हमारे वात पित्त कफ होता है, इस तरह से जो भोजन है उसकी प्रकृति भी होती है। तो वो सात्विक भोजन है, राजसिक भोजन है या तामसिक भोजन है, इस पर भी निर्भर करता है कि वह कितनी देर में पचता है। इस अभ्यास को करते रहें, थोड़ी देर और करें हमारे साथ, तब तक हम इन इसमें लिखा है कि योगेश जी का एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, सर जी हर आसन को भावना के साथ क्यों करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, योगाभ्यास में हम आसन और मन दोनों को सामंजस्य बिठाते हुए करने का प्रयास करते हैं। अधिकतर लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि व्यायाम और आसन में क्या फ़र्क है। बहुत अच्छा। इसको करने के बाद रिलैक्स करें, शिथिल, दोनों पैरों को धीरे से आगे की ओर फैलाते हुए पीछे जिस तरह से रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करें। तब तक हम इनके प्रश्नों का समाधान कर देते हैं कि आसन और प्राणायाम ये सब करते हुए अगर हम भावना के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होता है। और योग और व्यायाम में भी यही फ़र्क है कि योग में हम श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए अभ्यास को करते हैं और व्यायाम में हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी म्यूजिक लगा लिया, आपका दिमाग कहीं भी चल रहा है और आप अभ्यास को कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने मन को साधते हैं तभी हमारा शरीर सधता है। तो इन अभ्यासों के द्वारा हम बार बार अपने मन को शरीर में होने वाली घटनाओं पर केंद्रित कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा मन भी लग रहा है और हम आसनों को बेहतर ढंग से कर भी पा रहे हैं और उस आसन के प्रभाव को हम महसूस भी कर पा रहे हैं। उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। महर्षि अरविंद ने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा भी दी हुई है कि योगा इज साइंस ऑफ अवेयरनेस, अर्थात योग सजगता का विज्ञान है। परंतु अधिकतर हम जो भी कार्य करते हैं हमें लगता है कि हम बेहोशी में कर रहे हैं, सजगता को खो चुके हैं। जिस तरह से कि एक व्यक्ति कोमा में होता है, बेहोश होता है, उसके शरीर की में गतिविधियाँ तो हो रही हैं लेकिन उसको पता नहीं। हम खाना खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम खा रहे हैं कि नहीं। आप एक कल्पना करके देखें कि आप जब भी नहाने जाते हैं तो क्या कभी आपने महसूस किया है पानी की बूंदों को कि वो आपके शरीर पर गिर रही है, आपके शरीर को स्वस्थ कर रही है? अगर हम होश में हों तभी तो हम उसको सजग हों, तभी तो हम उसको महसूस कर पाएंगे।
तो देखते हैं कि अधिकतर समय इतने साल हो गए हम स्नान कर रहे हैं, हमने कभी जल की बूंदों को अपने शरीर पर स्पर्श करते हुए महसूस ही नहीं किया। तो क्या फ़ायदा हुआ? नहा रहे हैं लेकिन मन में कोई और विचार चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं मन में ऑफिस जाने की जल्दी है, किसी काम को करने की जल्दी है। तो कुछ न कुछ हमारे मन में चलता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, और नतीजा ये होता है कि हम उस आसन से, उस अभ्यास से जुड़ भी नहीं पाते हैं, और जो उसके लाभ हैं उससे भी हम वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आग के पास बैठते हैं तो आग से हमको गर्मी तो मिलेगी ही, लेकिन अगर हम उसको महसूस भी करते जाते हैं तो उससे हमको और ज़्यादा गर्मी मिलती है। इसी पर एक बहुत अच्छी कहानी भी आती है कि अकबर बीरबल का, आपने इसको पढ़ा भी होगा, कि एक व्यक्ति की रात में एक ठंड में तालाब में जो खड़ा हो जाएगा बिना किसी गर्म किए हुए अपने शरीर को, तो उसको राजा ने कहा था कि बहुत उपहार देंगे। तो एक व्यक्ति तैयार होता है और रात भर खड़ा रहता है, और सुबह जब जाता है तो बादशाह उससे पूछते हैं कि तुम इसमें इतनी देर खड़े कैसे रह गए? तो उसने कहा कि दूर एक दीवार पर, महल के दीवार पर एक दीपक जल रहा था, तो मैं उस दीपक को देखकर भावना करता रहा कि मुझे गर्मी मिल रही है। तो राजा और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कहा तो इसका मतलब तो आपने गलत किया, शर्त तो यही थी कि आप अपने शरीर को गर्म करने का कोई भी उपाय नहीं करेंगे। तो उसको पैसा नहीं देते। जब बीरबल को पता चलता है तो वो भेष बदल के जाते हैं और एक हांडी, उसमें खिचड़ी पकाने के लिए पेड़ पर लटका देते हैं और नीचे काफ़ी नीचे आग जलाते हैं, और राजा से कहते हैं कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, लेट होगी। तो सभी जाके कहते हैं और सब उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि इतने ऊपर आपने हांडी रखी और आग इतना नीचे जल रही, तो कैसे ये खिचड़ी पकेगी? कभी नहीं पक पाएगी। तो वही उनसे कहते हैं कि जब इतनी दूर होने पर भी उसको ये आग नहीं पका पा रही है खिचड़ी को, तो उसको दीपक की आँच कैसे मिली होगी? तब राजा को समझ में आता है। लेकिन मुख्य प्रश्न यही था कि जब उसने अपने आप को उस आग से जोड़ दिया तो उसको उसका लाभ मिलने लगा। इसी तरह से जब हम किसी भी अभ्यास को करते हैं तो उस अभ्यास का निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलता है, भले ही हमें तुरंत उसका पता चले या न चले। अभी एक प्रश्न और आ रहा है, तब तक हम अपने अगले अभ्यास के लिए तैयार होते हैं, नमस्कार आसन के लिए। टेक पोजीशन फॉर नमस्कार आसना। अभी एक प्रश्न आया है कि हम योग करने के पहले पानी पी सकते हैं क्या? ये आमतौर पे जब हम ऊषापान करते हैं तो ऊषापान करने के बाद, ऊषापान या अर्थात सुबह उठकर 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं, उसके बाद हम 3 अभ्यास करते हैं, ताड़ासन, त्रियक्तासन, कटिचक्रासन। उसके बाद फ्रेश होते हैं, उसके बाद योगाभ्यास को करेंगे। होता है कि अगर हमने ज़्यादा पानी पीकर योगाभ्यास किया तो बार बार हमें बाथरूम जाने का मन करेगा और पानी हमारे पेट में रहेगा, तो कुछ दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर लगता है तो आप आधा घूंट, 1 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीकर योगाभ्यास को हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले अभ्यास के लिए तैयार हैं। नाउ रेडी फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस, नमस्कार आसना। टेक पोजीशन, प्रारंभ करें। अभी एक अनुज जी का बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया कि योगाभ्यास करते समय ये कहा जाता है कि स्माइल फेस के साथ करना चाहिए, ऐसा क्यों? अच्छा, मुझे लग रहा है इन दोनों के चेहरे पे स्माइल कम दिख रही है आपको। बहुत अच्छा अभ्यास है। आप देखेंगे कि अगर आप स्माइल फेस के साथ करते हैं, कोई आपको देखता है तो उसके अंदर भी प्रसन्नता आती है और हमारे चेहरे की 36 मांसपेशियाँ उसके साथ काम करती हैं, और जब दूसरा भी देखता है तो उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली स्माइल यानी कि प्रसन्नता का भाव आता है। और जब हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव आता है तो हमारे शरीर से बहुत से जो हमारी ग्रंथियां हैं उनसे सकारात्मक स्राव होता है, सिक्रेशन होता है, और उसके कारण प्रभाव पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि कोई आपका सुबह उठ के अभिवादन करे और मुस्कुराहट के साथ, तो आपका पूरा दिन आपको लगता है बेहतर गया। और सुबह सुबह आपको किसी ने अभद्र व्यवहार किया या
बहुत गुस्से के साथ आपको देखा और बात की तो आपको लगता है पूरा दिन आपका बुरा हो। तो सबसे अच्छा यही है कि जिस अभ्यास को करें हम मुस्कुराहट के साथ करें, क्योंकि जब भी हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं या किसी अपने से बड़े से मिलते हैं तो हम मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। और यहाँ पर तो हम अपने आप से जुड़ने जा रहे हैं, और जब अपने आप से जुड़ जा रहे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी आत्मा है, उससे जुड़ने जा रहे हैं तो क्या हम उसके साथ मुस्कुराहट के साथ प्रसन्न चित्त के साथ नहीं मिलेंगे? निश्चित तौर पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वही नहीं रहा तो ये शरीर तो बेकार हो गया। तो अपने आप से मिलने के लिए हमें कितनी प्रसन्नता होगी। जब दूसरों से मिलते हैं तो खासकर हम अपने बॉस से मिलते हैं तो भले ही हम किसी भी भाव में हैं लेकिन उसके साथ स्माइल फेस के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे तो बॉस का बॉस है, सबसे बड़ा बॉस तो वही है जो हमारे शरीर की प्रत्येक गतिविधियों को चला रहा है। तो इसलिए अभ्यास को स्माइल फेस के साथ करें और सभी प्रकार के लाभों को उठाएं। चलिए हम अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं और इस अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। इसमें आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। इसमें इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे और हाथों को आगे ले आएंगे और अपनी तरफ ले आएंगे। एक्सहेल करते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को बाहर लाते हुए सामने की तरफ लाते हुए इस अभ्यास को कर रहे हैं। इसके दो वेरिएशन हैं। पेमा जी सर के नीचे हाथ रखे हैं और हमारे चंद्र प्रकाश जी सिर के ऊपर हाथ रखे हैं। इस तरह से दोनों वेरिएशन है। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। लेकिन अभी हम जो करेंगे हाथ नीचे की तरफ करेंगे। दोनों वेरिएशन है, दोनों के अलग अलग लाभ हैं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ ले जाएं। दोनों वेरिएशन को देखते हुए श्वास लेते हुए अपनी तरफ। इस अभ्यास को हम 5 से 10 बार करते हैं और 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे। इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना है, अभ्यास को करते रहें और निर्देशों को सुनते भी रहें कि जिनको हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप की शिकायत है वो लोग कुंभक नहीं लगाएंगे, अर्थात श्वास को होल्ड नहीं करेंगे। बाकी लोग सभी इसको कर सकते हैं। करते रहें। एक अभी और प्रश्न आया कि लकड़ी काटने वाले यानी काष्ठ तक्षण आसन से क्या फ़ायदा होता है। निश्चित तौर पर जब आप इसको कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि सबसे अधिक प्रभाव आपके कंधों पर पड़ रहा है और स्पाइन पर पड़ रहा है। तो ये निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लिए काफ़ी अधिक लाभप्रद है। इस अभ्यास को हमारे साथ करते रहें और सुनते भी रहें कि किस तरह से इस अभ्यास को करना है। पूरा ध्यान अपने हाथों की एक्टिविटी पर। अभ्यास को हमारे साथ साथ करते रहें और देखते रहें। इसका प्रभाव हमारे हाथों पर, गले पर, जांघ पर और घुटनों पर पड़ रहा है और हमारे हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये बढ़ा रहा है। अभ्यास को करने के बाद पुनः रिलैक्स अवस्था में आ जाएं। 3 बार इस अभ्यास को करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, अपने आप को सामान्य करने का प्रयास करें। आंखें बंद करके देखें कि शरीर में जहाँ भी खिंचाव या तनाव हुआ है वहाँ रक्त का संचार बेहतर हो रहा है। श्वास प्रश्वास को सामान्य करने का प्रयास करें। अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। हम अपने आप से ज़्यादा समय जुड़ नहीं पाते, वार्तालाप नहीं कर पाते, लेकिन इन अभ्यासों के दौरान हम अपने आप से जुड़ने का प्रयास करते हैं, अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। जहाँ भी शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास।
निश्चित तौर पे अगर आप इस अभ्यास को हमारे साथ कर रहे होंगे तो इसके लाभ भी आपको धीरे धीरे महसूस हो रहे होंगे। नाउ रेडी फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस। अगले अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। वायु निष्कासन आसन, वाइन रिलीजिंग पोस्चर। टेक पोजीशन फॉर दैट। धीरे से दोनों पैरों को मोड़ के बैठ जाते हैं। अपने हाथ की हथेलियों से पैर को ग्रिप कर लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए इसमें खड़े होंगे और श्वास लेते हुए बैठेंगे। इस अभ्यास को करते रहें। तब तक हमारे सामने कुछ प्रश्न आ रहे हैं, इस अभ्यास को करते रहें। तब तक एक प्रश्न और आया है जिसको पढ़ के हम आपका उसका जवाब अभी देते हैं। एक प्रश्न और आया है बहुत ही अच्छा। योग करते समय योग मैट पर करें या सीधे ज़मीन के ऊपर करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। होता यह है कि अगर हम किसी भी आसन पर योगाभ्यास करते हैं, योग मैट है या किसी भी चद्दर पे बिछा कर करें, मतलब हम अगर सीधे तौर पर ज़मीन से ना जुड़ें, डायरेक्टली हमारे शरीर के अंग अगर ज़मीन को स्पर्श नहीं करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है। क्योंकि होता है कि पृथ्वी बहुत ही अच्छी सुचालक है, वह सभी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। तो हमारे शरीर की जो भी एनर्जी इसमें है, जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो भी उसमें चली जाती है। तो इसलिए हम बीच में एक ऐसी चीज़ रखते हैं जो कि पृथ्वी तक ऊर्जा को न जाने दे। इसलिए हम एक आसन का सहारा लेते हुए अभ्यासों को करते हैं। इन अभ्यासों को आप हमारे साथ कर रहे होंगे और महसूस कर पा रहे होंगे कि इसके क्या लाभ हैं। इसमें 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इस अभ्यासों को 10 से बार करते हैं। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, अभ्यास को करते जा रहे हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें पैरों की स्ट्रेचिंग हो रही है, थाई की स्ट्रेचिंग हो रही है पैल्विक रीजन के लिए, और बहुत ही अच्छा है। मसल्स जो पैल्विक ऑर्गन के आसपास की हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभ्यास को करके आराम से बैठ जाएं। अपने आप को शिथिल करने का प्रयास करते हैं। पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, अपने आप को शिथिल करने का प्रयास करें। हम अपने आप को पूर्ण तौर पर सामान्य कर चुके हैं, शिथिल कर चुके हैं, और अब हम अगले अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। अगला अभ्यास है कौवा चाल आसन, क्रो वॉकिंग। टेक पोजीशन फॉर दैट। सबसे पहले इसमें पीछे की तरफ योग मैट पर बैठने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसमें आगे चलना है। प्रारंभ करते हैं। इसमें श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा, इसमें कोई विशेष नियम नहीं है। इसको प्रारंभ करें। स्टार्ट। आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से ट्विस्टिंग करते हुए धीरे धीरे आप इस अभ्यास को करते हैं। एक बार दाहिने घुटने को ज़मीन पे, फिर बाएं घुटने को। इसके बाद जब दोनों तरफ इसका अभ्यास हो जाए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जिस तरह से कौवा चलता है उस तरह से चलने का प्रयास करते हैं। अब इस अभ्यास को करते हुए आप देख रहे हैं कि पूरी स्पाइन पर आपके इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपके थाई पर, पैर के पंजों पर। जितना आगे चले हैं उतना ही अब हम पीछे की ओर जाते हैं। इस अभ्यास को करते रहें और इसके जो भी लाभ हैं उसको आप महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा।
अभ्यास को करते जा रहे हैं और उसके लाभ को महसूस करते जा रहे हैं। अभ्यास करने के बाद पुनः हम अपने आप को 1 मिनट के लिए शिथिल करने का प्रयास करते हैं। इस अभ्यास का आपने प्रभाव देख रहा होगा। सबसे बेहतर प्रभाव ये है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों में वह काफ़ी अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है। इस अभ्यास को करते रहें। इसके बाद अब हम रिलैक्स कर रहे हैं और अभी एक प्रश्न और आ गया है कि इस अभ्यास को क्या श्वास प्रश्वास के साथ कर सकते हैं। वैसे इसको ज़्यादातर हम बिना श्वास प्रश्वास के मतलब नॉर्मली करते हैं, लेकिन श्वास प्रश्वास के साथ करने में यह है कि जब हम ट्विस्टिंग करते हैं तो श्वास निकालते हुए भी कर सकते हैं और श्वास लेते हुए भी। इस तरह से जो ये अभ्यास है इसको हम करते हैं। अनुज कुमार वर्मा का एक प्रश्न है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो सुबह पानी पीते हैं पर उनका पेट साफ नहीं होता है। क्या वो पानी पीने के तरीके में गलत हैं या पानी में कुछ डाल कर ले सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर ये होता है। देखिए, आपको हम पहला चीज़ तो ये बता दें कि जब भी हम ऊषा पान करते हैं, जब सुबह पानी पीते हैं तो अगर उस पानी को रात में किसी तांबे के बर्तन में रख लें 2 से 3 गिलास, और उसको पीने का तरीका भी है कि उसको हम उत्कट आसन में या उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं। एक बार आप इसको देख लें कि किस तरह से हम पानी को पीते हैं। इस तरह से आप, ये इस पवन मुक्तासन भाग 3 में नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न है तो उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए आपको बता रहे हैं। इस तरह से बैठ के पानी को उठा करके हम उसको जल्दी जल्दी पानी को पीना है और उसके तुरंत बाद खड़े होकर तीनों अभ्यास को करना है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। सामान्य होकर बैठ जाएं। फिर भी ये कहते हैं कि पेट साफ नहीं होता, तो उसका कारण ये होता है कि हमारे आंतों की बनावट जो है और लगभग हमारे मस्तिष्क दोनों की संरचना एक जैसी है। अगर हमारे मस्तिष्क में तनाव होगा, यानी हमारे मन में तनाव होगा, तो आंतें भी तनाव के कारण सिकुड़ जाती हैं और वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाती। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले हम अपने स्ट्रेस को रिमूव करें। सुबह उठ के 5 मिनट ध्यान करें, अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें कि जो भी हमने कल किया है उसको भूल जाएं। हम आज के जीवन को प्रारंभ करते हैं। इसके लिए आत्मबोध की साधना दी गई है। प्रातः काल उठकर आत्मबोध की साधना करें। उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करें। 5 मिनट के लिए अपने आप को शिथिल करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमको आज का दिन दिया है। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो रात में सोए और सोते ही रह गए। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। अगर हम जीवित हैं तो जिसके कारण जीवित हैं उसको धन्यवाद दें। पता नहीं हमें कल का जीवन मिलेगा कि नहीं। आज के दिन को हम ऐसे जिएंगे जैसे ये आज का एक बहुत ही शानदार दिन है और आज का हमारा आखिरी दिन है। इस तरह से अगर हम प्लानिंग करते हुए जिएंगे तो हमारा स्ट्रेस नहीं रहेगा। और जो भी दिमाग में स्ट्रेस है, जो काम आपका पूरा नहीं हो पाया, उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। 3 से 4 गिलास अपनी क्षमता के अनुसार पानी पिएं, तीनों आसन करें, उसके बाद थोड़ा सा टहल लें। उसके बाद आमतौर पर पेट अच्छे से साफ हो जाता है। दूसरा ये है कि अभी बेल का सीज़न है तो आप कम से कम 1 से 2 गिलास बेल का शरबत पिएं। बेल का जो भी, अगर मार्केट में तो आप जा नहीं पा रहे हैं तो बेल घर में लाके उसको फोड़ के उसका बेल का शरबत बना के पी सकते हैं। चुकंदर है, इसको खाएं। रात में शाम को एक सेब खा सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम नियमित रूप से सेवन करें, फाइबरस वाली चीज़ें खाएं। होता यह है कि फास्ट फूड है, उसमें हम खाते तो हैं लेकिन उसमें फाइबरस ज़्यादा नहीं होता है, तो फाइबरस फूड के अभाव में कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है। प्राचीन काल में कब्ज न होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि हम जो भी खाना खाते थे वो फाइबरस युक्त होता था। पहले हम आटे को पिसाते, गेहूं को ले जाते थे और चक्की पे पिसा कर लाते थे। उसके बाद उसका चोकर जो है बिना छाने उसकी रोटियां बनती थी। तो बाद में लोगों ने चोकर को निकाल दिया, बिना चोकर युक्त आटा बेचना प्रारंभ किया और कहा कि इस चोकर में कोई
प्रोटीन या विटामिन नहीं होते हैं, इसलिए इसको आटे में नहीं मिलाना चाहिए। ये तो सही है कि उसमें प्रोटीन, विटामिन या कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ ये होती है कि वो चोकर जब हमारी आंतों में जाता है तो उसके मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसलिए चोकर युक्त आटे को लेने की सलाह दी जाती है, और हम सबको यही सलाह देते हैं कि आप चोकर युक्त आटा अगर आप लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप कब्ज़ को दूर कर सकते हैं, और फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे तो भी आप कब्ज़ को दूर कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आप शिथिल होकर जब भी भोजन करें सामान्य रूप से करें, खूब चबा चबा के भोजन करें, तो इसके कारण भी आपका कब्ज़ दूर होगा। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं कब्ज़ की, और भी कई समस्याएं हैं जिनको अगर हम दूर कर सकते हैं, इन समस्याओं को अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं। अब हम अगले अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। अगला अभ्यास है उदराकर्षण आसन, जो कि इस सीरीज़ का सबसे अंतिम अभ्यास है। नाउ रेडी फॉर उदराकर्षण आसन। टेक पोजीशन। इसमें और कौवा चाल आसन में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें हम अपने स्थान पर ही रहेंगे, कौवा चाल आसन में हम आगे और पीछे चलते हैं। प्रारंभ करते हैं। धीरे से दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों पर रखते हैं। श्वास छोड़ते हुए घुटने को ज़मीन पर लगाते हैं दाहिने, और बाएं तरफ पूरा का पूरा ट्विस्ट करते हैं। श्वास लेते हुए मध्य अवस्था में आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस अभ्यास को 5 से 10 बार करते हैं। पूरा ध्यान आपका अपना एब्डोमेन रीजन में रहे। लोअर एब्डोमेन रीजन में सबसे अधिक इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इस अभ्यास को धीरे धीरे करते रहें और इसके प्रभाव को महसूस करते रहें। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस अभ्यासों को करते भी जा रहे हैं और इसके लाभ उठाते भी जा रहे हैं। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो कब्ज है उसको दूर कर सकते हैं। कब्ज होने का एक कारण और भी है कि आमतौर पर लोग फ्रिज का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। फ्रिज में खाना रख देते हैं, सुबह निकाल के उसको खा लेते हैं। तो हम लोगों से अक्सर कहते हैं कि इतना खाना बनाने की आवश्यकता ही क्या है कि उसको फ्रिज में रखा जाए। और दूसरा एक कारण है कि खाने को अगर हम दोबारा गर्म करके खाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमार होने का। और तीसरा, आमतौर पे माइक्रो ओवन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक काफ़ी अधिक नुकसानदायक है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अवॉइड करते हैं तो हम स्वस्थ रख सकते हैं। रिलैक्स करें, इस तरह से लंबी गहरी सांस लें और अभ्यास को करने के बाद अपने आप को शिथिल करने का प्रयास करें। तो हम देखते हैं कि अगर हम इन अभ्यासों को कर रहे हैं तो कुछ ही देर के अंदर अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। खाने को आमतौर पर लोग पूछते हैं कि गर्म क्यों नहीं करना चाहिए दोबारा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उसका कारण ये है कि बेसिक एंड एसिडिक, यानी कि क्षार और अम्ल दो चीज़ें होती हैं। तो भोजन एक बार पकाया हुआ, सेमी कुक किया हुआ, उसका नेचर क्षारीय होता है। लेकिन अगर उसको हम 2 या 2 से ज़्यादा बार गर्म करते हैं तो वह अम्लीय नेचर का हो जाता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, जिसके कारण कि वह हमको नुकसान करता है। होता यह है कि हमारे शरीर में भी 20% लगभग अम्ल है रक्त में और 80% क्षार। लेकिन हमारा भोजन भी उसी के अनुकूल नहीं हो पाता है। ताज़े फल ये क्षार प्रकृति के होते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट है ये आमतौर पर अम्ल प्रकृति के होते हैं, जैसे काजू हो गए, बादाम हो गए। अगर इसको हम रात में भिगो के सुबह इसको खाएं तो ये क्षार प्रकृति के हो जाते हैं। तो होता है कि अक्सर कई बार लोग कहते हैं कि ताकत के लिए हम काजू बादाम और ये सब चीज़ें खाएं। खाना खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
जितना ये खाते हैं तो उसका 4 से 5 गुना आपको फल खाना होगा, तभी वो उसकी अम्लता को कम कर पाएगा। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि काजू बादाम जो भी चीज़ें हैं इसको आप रात में पानी में भिगोएं, सुबह बादाम के छिलके निकाल के उसको लें, सेवन करें, काजू को भी भिगो के खाएं, तो ये निश्चित तौर पर काफ़ी अधिक लाभप्रद होता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में शामिल करें और इन अभ्यासों को नियमित तौर पर करें तो हम अपने आप को स्वस्थ और दीर्घायु रख सकते हैं और इस कोविड-19 बीमारी से भी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता ही रहा था कि आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि खाने को फ्रिज में रख लिया और फ्रिज में निकालने के बाद फ्रिज से बाहर निकाल के फिर उसको दोबारा गर्म करते हैं, कई बार 3 बार गर्म करते हैं। ये गलत है। आमतौर पे पहला सिद्धांत ही यही है कि खाना बनाने के 2 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए। सबसे अच्छा है कि 1 घंटे के भीतर ही खा लें। आपको पता ही है कि कौन कब खाता है, उसके अनुसार करें। कई बार ऐसा होता है कि आटे को गूँथ करके फ्रिज में रख दिया, तो आपको पता है कि कितना ज़रूरत है उतना ही आप आटा गूँथिए, लेकिन आप सोचते हैं कि इसमें समय लगेगा। समय तो लगेगा, लेकिन आप ये सोचिए ना कि आप ऐसा करके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जाने अनजाने अपने घर के लोगों की आयु को कम कर रहे हैं, उनको बीमार बना रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को आप फ्रिज का खाना दोबारा गरम करा के खिलाइए, एक को मत खिलाइए। कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा कि जो बच्चा फ्रिज का खाना ज़्यादा खा रहा है वो बीमार रह रहा है, दूसरा वाला स्वस्थ रह रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने किस बच्चे को स्वस्थ रखना चाहते हैं, किसको बीमार रखना चाहते हैं। जिसको बीमार रखना चाहते हैं उसको माइक्रो ओवन का खूब खाना खिलाइए, उसको फ्रिज का खूब खाना खिलाइए। ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को और अपने परिवार को कैसा रखना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। हमारे साथ जितने भी व्यूअर जुड़े थे उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ लगे रहे और काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे। आपके प्रश्न पूछने के कारण ये क्लास बहुत ही रोचक और शानदार हो गई, इसलिए आपका धन्यवाद। मैं इसके लिए अपने भृगु बग्गा जी को धन्यवाद देता हूं और अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सुबुद्धि जी को विशेष तौर पर जिन्होंने कि इस कार्यक्रम का संचालन किया, कैमरामैन के रूप में हमारे साथ रहे। मैं अपने सहयोगी प्रेमा जी का और चंद्र प्रकाश जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और सूरज का, जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ लगे रहे और इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालन करने में हमारा पूरा योगदान दिया। अब इस क्लास का समापन हम शांति पाठ के साथ करते हैं। पालथी मार के बैठ जाएंगे। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठें, या जिस भी आसन में बैठ सकते हैं बैठ जाएं। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अपने आप को शिथिल और सामान्य करने का प्रयास करें। आंखें बंद करके ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमको आज का इतना सुंदर दिन दिया, इतने अच्छे ढंग से हम योगाभ्यास करने में सक्षम हुए। कुछ समय हमने अपने आप से जुड़कर व्यतीत किया, अपने आप से जुड़कर आसनों को किया, अपने आप को जानने का प्रयास किया। 2 मिनट के लिए जो भी हमने आसन किए उसको अपने मन ही मन दोहरा लें। नौका संचालन आसन, चक्की चाल आसन, और जो बातें इस दौरान हमने सीखी कि फ्रिज के खाने को अवॉइड करें, माइक्रोवेव के खाने को अवॉइड करें, ताज़ा भोजन खाने की आदत डालें, खाने के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स फूड ना खाएं, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे भीतर बाहर चारों तरफ शांति हो, शांति ही शांति हो। इस भावना के साथ ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे 3 बार, शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस लें। शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी भावना के साथ सबको बहुत बहुत प्रणाम।